Everyone, welcome to Ace Mind. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं एंड आपकी टुडे करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है। देखिए आज डेट क्या है, आज है 2 अप्रैल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आपका जो मार्च है वो ख़त्म हो चुका है, मार्च आपका फिनिश हो चुका है। दैट्स मीन कि आपका 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। 1 मंथ मीन्स मार्च कंप्लीट हो चुका है। तो मार्च का जो करंट अफेयर है वो आप लोग मंथली का उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। रिवीज़न करना रह गया होगा क्योंकि आपको उसको याद तो आपको होगा क्योंकि आप डेली क्लास लेते हैं और फिर आप उसको नोट भी कर लेते हैं और तब नोट्स बनाते हैं तो आप नाइट में उसका रिवीज़न भी कर लेते होंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए, आपकी रेगुलरिटी को देखते हुए आप उस चीज़ का काफ़ी अच्छे से रिवीज़न कर लेना 1 मंथ का। और अब आप अप्रैल के नोट्स मेकिंग करना स्टार्ट कर देना। अप्रैल में क्या हुआ कि 1 अप्रैल का जो मैंने आपको करंट बताया था, होप आपको काफ़ी अच्छे से उसके बारे में नॉलेज होगी। एंड आज है 2 अप्रैल, तो आज के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आज के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जो आपकी पहली न्यूज़ है वो यहाँ पे क्या बताया गया आपको, यहाँ पे बताया गया है कि पहली बिना जो गैप वाली पूर्ण मानव जीनोम, इस पर क्या हुआ है कि स्पीसिंग की पब्लिक्स हुई है। अब वैज्ञानिकों ने मानव जो जीनोम्स होता है कि टेलोमीर से लेके टेलोमीर हो गया, कंसोटीमेर हो गया, तो उसकी पहली गैपलेस एक पूर्ण जीनोम है, ठीक है, सीक्वेंसिंग इसमें पब्लिश की है। और जो मानव जीनोम है सीक्वेंस का जो पहला ड्राफ्ट हार्मोन है जीनोम, तो उसमें प्रोजेक्ट ने 2 दशक पहले तैयार किया था उसको। और उसके बाद क्या हुआ कि वैज्ञानिकों के मुताबिक क्या हुआ है कि डीएनए में लगभग 3 अरब से लेके बेसिस या अक्षर आप इसको बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से एक पूरी सीक्वेंसिंग जो मानव जीनोम है वो सभी क्रियाशील जो बारीकियों हैं, बारीकियों को समझने में काफ़ी हम लोगों की हेल्प करेगी। तो ये यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी उससे मदद मिलेगी। किससे मदद मिलेगी? जो पब्लिक्स हुई है कि बिना गैप वाली जो पूर्ण मानव जीनोम है उस सीक्वेंसिंग में, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसकी जो क्रियाशील होती हैं जीनोम की, जो सभी मानव जीनोम की जितनी भी क्रियाशील होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको बहुत डीपली इन डेप्थ में बारीकी से समझने की काफ़ी उसमें हेल्पफुल ये रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये बताया गया है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ है आपकी कि क्रिप्टो करेंसीज में क्या हुआ है कि इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार की जल्द कानून बनाने की योजना नहीं, रिपोर्ट। क्योंकि आपको पता है कि अभी क्या हो रहा था कि 1-2 काफ़ी महीने से ये काफ़ी क्रिप्टो करेंसी काफ़ी उसमें चल रहा था करंट में, तो उसको नियंत्रित करने के लिए ऐसा कोई भी सरकार अभी जल्दी में कानून नहीं बनाने वाली है, ये रिपोर्ट मिली है। कि अगर बात की जाए कि जो बुलवर्ग हैं तो उनके मुताबिक ये बोला गया है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है तो उसको नियंत्रित करने या फिर इससे जुड़े जो प्रावधान है उसको सख्त करने के लिए जल्द ही कोई कानून बनाने की योजना नहीं है, जल्द ही कोई योजना नहीं बना रही है सरकार। तो ये यहाँ पे है। और रिपोर्ट में मतलब ये भी कहा गया है कि ऐसे टैक्स हैं कि जैसे कि अगर आप बात की जाए पे रेगुलेट करने के लिए दुनिया भर में आम राय बनाने के लिए ही सरकार कोई कानून बनाएगी। और अगर बात की जाए यहाँ पे कि 1 अप्रैल से वर्चुअल जो डिजिटल है तो उसमें होने वाली जो आय है उस पर 30% टैक्स लगेगा। और ये यहाँ पे आपको पता होगा इसके बारे में, ये इसको लेके 30% टैक्स वाली जो बात है वो मैं आपको पहले भी करंट में बता चुकी हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलरिटी के साथ फॉलो करते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज अच्छे से होगी, ओके। एंड इसको 2 से 3 लाइन में आप इसको नोट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में भी इसको नोट कर सकते हैं। देखिए हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, वो हमें क्या बताती है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस में जो पुतिन है उसकी लोकप्रियता बढ़ के 83% हुई। मीन्स कि जो रूसियों के बीच जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जी एंड जो पुतिन है उनकी अप्रूवल जो रेटिंग है उसमें लोकप्रियता यूक्रेन जो युद्ध है युद्ध के बाद से बढ़ी है और सितंबर 2017 के बाद से उच्चतम स्तर पर है ये। जैसे लेवाड़ा सेंटर की बात की जाए तो सर्वे के अनुसार जैसे रूस है तो रूस के 83% जो लोग हैं वो बतौर राष्ट्रपति पुतिन की गतिविधियों से समर्थन करते हैं। और सर्वे में जो शामिल हैं कुल जैसे कि 1632 जो रूसियाँ हैं, ठीक है, 1632
तो जो रूस हैं तो उसमें 15% उनका समर्थन नहीं किया है। तो ये यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं पुतिन, तो उनका 83% लोग ऐसे हैं जो उनकी जो गतिविधियाँ हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो गतिविधियाँ वो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ को लेके जो लोग हैं वो 80% समर्थन हैं। लेकिन 15% ऐसे लोग हैं जो उस बात से समर्थन नहीं है, वो लोग उस चीज़ को इतना नहीं भाव दे रहा है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। एंड तो आपका कोई भी डाउट है इसको लेके तो आप उसे इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इसको रेगुलरिटी के साथ इसको फॉलो कीजिए। करंट अफेयर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मोस्टली आप सभी लोग जानते हैं, देखिए आप लोग एक एजुकेटेड पर्सन हैं क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमारे लिए जो करंट अफेयर है, जीके है और बाकी मतलब जो भी है, पढ़ाई में तो सारा इंपॉर्टेंट होता ही है, करंट अफेयर भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। साथ ही अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छी बुक है पॉलिटी की, तो अगर इसको भी आप अच्छे से नॉलेज है इसके बारे में इन डेप्थ में, तो आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो उसका आप इजीली आंसर कर सकते हैं। लेकिन वो तब होगा तब आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे और जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं यूट्यूब पे, तब उसको वॉच करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों का जो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि आयकर के नियमों में क्या हो रहे हैं बदलाव। तो क्योंकि देखिए 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल जा चुका है, 2 अप्रैल है, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सीरियस हो जाएं कि ऐसे कौन से बदलाव हैं जो आयकर के नियमों में हो रहे हैं। जैसे कि 1 अप्रैल से अगर वर्चुअल डिजिटल बीडीए की बात की जाए तो ट्रांसफर होने वाली जो आय है वो 30% उस पर कर लगेगा। गिफ्ट के तौर पे मिले जो बीडीएफ टैक्स होते हैं उसके दायरे में ही आएंगे। साथ ही जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी की जो भविष्य निधि है, तो उसको ईपीएफ क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। उसका अगर बात की जाए तो 2.50 लाख वर्ष से अधिक जो निवेश पर मिलने वाले जो ब्याज है उस पर भी टैक्स लगेगा। जो एसेट में हस्तांतरण अगर बात की जाए तो हस्तांतरण से जो लंबी अवधि है पूंजीगत पे लाभ अधिकतम कितना होगा, सरचार्ज लगेगा उस पर 15%। इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ देखिए, मार्च का मैंने आपको बताया कि मार्च कंप्लीट हो चुका है, तो मार्च का जो करंट अफेयर है वो आपको नाइट में आपको प्रोवाइड करा दिया गया था इवनिंग टाइम में ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप उसका पीडीएफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नोट्स आप हैंड ऑन मेकिंग करते जा रहे हैं तो आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं 5, मैं आज उनको भी आपको बताऊंगी। 2-3 दिन में आप नहीं बता पाएंगे, उसके लिए आई एम सो सॉरी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पुटअप किया जाता है कि जो राइजिंग जैसे कि एस्केलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस में अगर बात की जाए, रम ठीक है, RAMP किस वैश्विक संस्थान द्वारा समर्थित है। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, सोचो पहले। ठीक है, उसके बाद से तब आपको क्या होगा इसका आंसर, वैश्विक बैंक। ओके, जो विश्व बैंक है तो इसका वो आंसर होगा। आपको पता है, अगर हम इसको इन डेप्थ में जाके जानते हैं कि विश्व बैंक इसका आंसर क्यों है। देखिए केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक योजना जैसे कि राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग जो MSME परफॉर्मेंस, तो उसके लिए 808 जो मिलियन डॉलर अगर बात की जाए यहाँ पे, तो उसको मंजूरी दे दी है। और विश्व बैंक द्वारा जो सहायता प्राप्त नई योजनाएं हैं जैसे कि 2022 और 23 के जो वित्तीय वर्ष हैं, तो वित्तीय वर्ष शुरू होने की उम्मीद है इसमें। और जो इसका उद्देश्य रहेगा कि MSMEs के जो बाज़ार हैं, बाज़ार और ऋण तक पहुंचने में जो सुधार करना है। मेन जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि बाज़ार और जो ऋण है वो ऋण तक काफ़ी मतलब पहुंच में उसका सुधार करना है। और ये जो MSME है वो कार्यक्रम को संस्थानों को एक तरीके से शासन को मजबूत करने के लिए इसका उद्देश्य है। साथ ही बाजार तक पहुंच और वित्तीय तक पहुंच का समर्थन करने पर केंद्रित है। ये इसका मेन उद्देश्य है। उद्देश्य आपका मेन फोकस इस पर होना चाहिए कि इसका जो उद्देश्य है वो है क्या। और जो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी नई योजना क्या, जैसे राइजिंग
मतलब राइजिंग हो गया एंड एक्सीलरेटिंग हो गया, और इसमें इसकी जो परफॉर्मेंस है ये इसका योजना का नेम है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग है क्या। कि एक योजना है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है, और इसमें क्या है कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है कि बाज़ार और जो ऋण है उस तक पहुँचना है, उसको सुधार करना है, साथ ही उसको शासन को मजबूत करना है, संस्थानों को मजबूत करना है। तो इतना जो मोटा मोटा बोलते हैं ना उसको वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन को पूरा कर लिया है। तो कंकोड रेलवे है इसमें। तो इसमें क्या हुआ कि कंकोड जो रेलवे है उसने हाल ही में पूरे क्षेत्र में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को पूरा किया है, और इसने क्या किया है कि इसने सतत विकास के लिए एक नए मानक स्थापित किए हैं। और जो कोंकण है उसमें रेलवे में महाराष्ट्र के एक रोहा और कर्नाटक के ठाकुर के भी जो ठोकर हैं, ठोकर के बीच में अपने पूरे 741 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विद्युतीकरण का नाम पूरा कर लिया है। तो उन्होंने ये क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे किया है और कोंकण में। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है कि इस विद्युतीकरण परियोजना की जो लागत है वो 1287 करोड़ के आसपास है। तो ये इतनी यहाँ पे आपको, ये तो बहुत बीच का पॉइंट हो गया कि हाँ इसमें लागत कितनी लगे, तो इतना पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये जो नॉलेज मैंने आपको दी कि वो कौन सा रेलवे है जिसने इसको पूरा किया इलेक्ट्रिफिकेशन को, तो कोंकण जो रेलवे ने इसको पूरा किया है। और साथ ही अगर ये जो कोंकण रेलवे है इसने महाराष्ट्र, रोहा और कर्नाटक ठोकर के बीच में जो अपने पूरे मीन्स की 741 किलोमीटर लंबे मार्ग है उस पर काम करके इसको पूरा कर लिया। ये इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, इनफ है। देखिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट कांजीरंगा की। देखिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेज लेवल क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको पता है कि कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस भारतीय नदी के किनारे स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र, आपको नदियों के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज होगी, ठीक है। तो उसके बारे में क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके किनारे ये स्थित है। अब इसको इन डेप्थ में जानते हैं। आपको पता है कि कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में एक संरक्षित क्षेत्र है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फैला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंटिन्यू वॉच करेंगे, बीच में इसको स्किप नहीं करेंगे। आपको पता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान ने क्या हुआ कि इस राष्ट्रीय उद्यान ने 2022 में एक 14वीं राइनो मतलब जनगणना की सफलतापूर्वक इसको पूरा कर लिया है। तो 14वीं जो राइनो है उसकी जनगणना को सफलतापूर्वक इसने क्या कर लिया है, 2022 में पूरा कर लिया है। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मतलब मीन्स कि करंट में चल रहा है, तो तभी तो आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया कि जो कांजीरंगा है वो राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि इसने क्या हुआ, कांजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के एक संरक्षित क्षेत्र है। अब इसने क्या किया, इसने 2022 में अपनी 14वीं जो राइनो है उसकी जनगणना को सफलतापूर्वक इसने पूरा कर लिया है, ठीक है। ये मेन टॉपिक यहाँ पे ये है, क्योंकि करंट में चल रहा है। अगर आपने करंट को पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस नदी के किनारे स्थित है। अब अगर आपने चीज़ों को इंडेप्थ में पढ़ा है तो इसके बारे में आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी होगी, इसीलिए ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पुटअप किया गया है। तो इस सब बातों का आप ध्यान रखा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं से चीज़ें लिंक करती हैं। अब आप पूछेंगे ये करंट से रिलेट करता है, लेकिन इसमें तो ये पूछा गया कि किस नदी के किनारे ये स्थित है। तो अगर आप इंडेप्थ में चीज़ों को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो देखिए और आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि 2018 में, मतलब 18 के आंकड़ों में एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, गैंडों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई थी। और 903 जो मादा हैं, 903 मादा थे और आपका 750 नर थे। किशोर श्रेणी में जो बोलते हैं ना कि बछड़ों के साथ एक सींग वाले जो गैंडे थे, गैंडों की जो कुल आबादी थी वो 2613 है। ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा और इनडेप्थ में हो गया कि 2018 में जो आंकड़े थे, मतलब जो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई थी उस टाइम पे, तो 200 की वृद्धि हुई थी, जिसमें कि आपका
जैसे कि आपका बात की जाए, जैसे कि 903 मादा और 750 आपका नर हो गए, तो इस चीज़ को यहाँ पे बात की गई है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं और आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस बैंक ने सिटी बैंक की जो भारतीय उपभोक्ता है बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया है। तो उसका आंसर होगा एक्सिस बैंक। आपको पता है कि एक्सिस बैंक ने अमेरिकी बैंक जो सिटी ग्रुप है उसने भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसायों का अधिग्रहण किया है। और इस बिक्री में जो क्रेडिट कार्ड हैं, खुदरा बैंकिंग है, धन प्रबंधन है, उपभोक्ता ऋण है, तो 12,325 ठीक है 12,325 करोड़ का इसमें करोड़ रुपए का व्यवसाय है इसमें शामिल है। साथ ही इस बिक्री ने भारत में सिटी संस्थागत जो ग्राहक हैं व्यवसाय शामिल इसमें नहीं है। ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इतना आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि इसमें शामिल नहीं है। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए लोकसभा ने किस शहर में 3 नगर निगमों की एक इकाई तो क्या हुआ है कि एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगम जो निगम हुए तो उसमें एक इकाई और विलय करने की एक विधेयक पारित किया है। तो कहाँ पारित हुआ है? दिल्ली में। ओके, अब लोकसभा ने दिल्ली नगर निगम जो संशोधन है वो विधेयक पारित किया, जो बेहतर योजना और संसाधनों को इस मतलब उसको उपयोग के लिए दिल्ली में 3 नगर निगमों जो हैं वो एक एकल और एकीकृत इकाई में एकीकृत करने का प्रयास करते हैं। इस विधेयक के माध्यम से केंद्र ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है, जो नए निगमों की बैठक होने तक जो पारदर्शियों हैं, जैसे कि बात की जाए यहाँ पे, तो उसकी जो निर्वाचित शाखाएं हैं वो कार्यों का एक निर्वहन करेगी। और साथ ही इस बिल से एकीकृत जो निगम है और अधिक मिलने की मतलब उससे काफ़ी उम्मीद है। तो ये यहाँ पे जो शोभा यात्रा है तो उससे काफ़ी अधिक मिलने की उम्मीद यहाँ पे की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो अगर आप इसको नोट कर लेते हैं 1-2 लाइन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। मे बी आपने वीडियो को कंटिन्यू वॉच किया है। अगर आपने वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच किया है सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट में थोड़ा हिंट दे देना कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो समझने में तो उस चीज़ को आप मुझसे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को 3 टाइम अगर आप वॉच करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आने लगेंगी। तो आप इसको नोट भी करते चलेगा, नोट्स मेकिंग करिए अप्रैल के भी, और कोई भी डाउट रहता है तो उसको पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।